हेलो फ्रेंड्स, आज हम इतिहास का जो पॉइंटर कर रहे हैं, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, ये उसका आखिरी भाग है। इसे भी पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमें मुगल वंश से स्टार्ट करना है। तो बाबर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को सरे पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? सैबानी खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? इब्राहिम और बाबर के बीच। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तोप खाना। नेक्स्ट है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था किस सन में? 1526 ईस्वी में। यहाँ पर सुमेलित है पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528। इसका क्रम लगाने को आता है, तो इसे आप लिख के याद कर सकते हैं या फिर कोड बना के याद कर सकते हैं, दोस्तों से आपस में पूछ के याद कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसे कोड बना के ही याद करते हैं। इसका कोड जो हम लोग याद करते हैं या हमारे दोस्त याद करते हैं, उसका है कि पी खाकर चंदा के घर। पी खाकर चंदा के घर। पहले पीजिए, फिर खाइए और फिर चंदा के घर जाइए। पी खाकर चंदा के घर। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध एवं चंदेरी का युद्ध में से वह जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो वह कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था। मेवाड़ के राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, कौन था? राणा सांगा। भारत का मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। यानी कि बाबर का नाम पूछा जाए तो क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में। बाबर के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वह कौन है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, वह कौन से हैं? मेवाड़ और विजयनगर। कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण है तुर्की मुगल दरबार की जो है वो राजभाषा थी। तो कारण गलत है, क्योंकि तुर्की नहीं थी, फारसी थी। और पहला कथन सही है कि बाबरनामा तुर्की में लिखा है। तुजू के बाबरी किसने लिखा है? वही बाबरनामा ही, उसे तुर्की भाषा में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। अब आ जाते हैं हुमायूं और शेरशाह। कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, इनके क्रम याद रखना: दौराह, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। दौराह का युद्ध है, चौसा का है, कन्नौज का है और फिर सरहिंद का है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था, वह कौन था? शेरशाह। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी तथा इस्लाम शाह सूरी में वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, वह कौन था? शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित हैं तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, कौन था? हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह ने।
शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या थी? 64:1 थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में हुई थी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किससे संबद्ध है? शेरशाह से। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली के किला कोहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया है? वही शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, वह कौन था? शेरशाह था। अकबर को देखते हैं। काबुल, लाहौर, सरहिंद तथा कालानौर में वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था, तो कालानौर। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रतीप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान। कौन था? हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए, वो कौन थे? कछवाहों से। कछवाहे वंश के थे। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो कौन है वो? मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खान में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, वो कौन था? अधम खान। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो वह कौन है? मेवाड़ है। मेवाड़। नेक्स्ट देखते हैं। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी कहाँ की थी? मंडला अथवा गोंडवाना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य हैं प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या है? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, कौन है? अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, वह कौन है? अकबर है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी पे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खान तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। कथन है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। दोनों ही बातें सही हैं और आर्य की व्याख्या भी करता है। टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के क्षेत्र में। जाप्ती, दहसाला, नशक तथा कानकूट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, दहसाला। टोडरमल किससे संबंधित है? मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवानदास तथा भारमल में से वह जो नरेंतर की कड़ी था, तो वह कौन था? टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसने निर्मित की थी? टोडरमल ने। अकबर ने दीन इलाही का प्रारंभ किया 1582 ईस्वी में। दीन इलाही का प्रचार किसने किया था? अकबर नहीं। नेक्स्ट है वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल और अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, अकबरी महल। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अकबर ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति क्या थी? सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर।
मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, अकबर के। कथन है अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण है यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। तो ये सही है लेकिन आर गलत है। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया, बुलंद दरवाजा। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए कौन था, अकबर है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है कौन है, पंचमहल। जहांगीर महल कहाँ स्थित है, आगरा में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर ने या अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ वो कौन सा था, दिल्ली का लाल किला। सुमेलित है बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। ये सब इनके मकबरे का स्थान है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ कौन था, फैजी के। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से हुआ जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, रज़्मनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये खूब पूछा गया है। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई वो कौन है, मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया कौन है, हरिविजय सूरी। अबुल हसन दसवंत किशन दास या मुस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था तो वह कौन होगा, दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन भारतीय राजा कौन है, अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति, रॉल्फ फिच। अकबर के शासनकाल के घटनाओं का जो व्यवस्थित क्रम है वो देख लीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया है, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में है। जहांगीर को देखते हैं। दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की, जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदारी अनुवांशिक नहीं होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। सारी बातें सही हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई वह कौन है, जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था, हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, विलियम हॉकिंस। और इसी को जहांगीर ने खान की उपाधि भी दी थी, इंग्लिश खान की उपाधि। खान या इंग्लिश खान दोनों कहते हैं और दोनों ही सवाल अलग अलग पूछे गए हैं। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो कब भारत आए हैं, 1615 में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया था, अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह कौन है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, जहांगीर तथा बाबर। जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है, लाहौर में। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर किसके राज्य में पहुंची थी, जहांगीर के। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसे दी है, अबुल हसन को। और नादिर उल असर की मंसूर को। ये दोनों याद रखिएगा, नादिर उज जमा अबुल हसन और नादिर उल असर मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, मंसूर।
बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वो कौन है? जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया है? खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वो कौन था? जहांगीर। जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम में से वह जो नूरजहां का सदस्य नहीं था, नूरजहां के गुट का, तो वह कौन था? खुर्रम नहीं था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? नूरजहां ने। देख लेते हैं, एक तरफ निर्माता दिया गया है और एक तरफ स्मारक है। तो बाबर, जामा मस्जिद संभल, हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह कहाँ स्थित है? दतिया में। फिर से सुमेलित है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शाहदरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली पे है। शाहजहां को देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कौन सा स्थान था? कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। वह जिसने बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कौन था? कविंद्राचार्य। कलीम, काशी, कुदसी तथा मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था वह कौन था? कलीम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? ताजमहल में। वह मुगल शासक जिसने दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, कौन था? शाहजहां। सुमेलित है। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी का अकबर। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ वह कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उसका शीर्षक क्या था? सिर्रे अकबर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, दारा सिकोह, अमीर हसन एवं शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम कौन था? दारा सिकोह था। V.A. स्मिथ, J.N. सरकार तथा A.L. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा वो कौन है? A.L. श्रीवास्तव। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने। वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा वह औरंगजेब था। नेक्स्ट टॉपिक, औरंगजेब। कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो कारण गलत है और कथन सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो कौन था? औरंगजेब। धर्मत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1658 में। और किसे पराजित किया है? जसवंत सिंह को। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी वो कौन था? अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था वो कौन था? जय सिंह। कौन था? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
वह मुगल शासक बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता है वो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो कौन था? बीजापुर और गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो कौन था? औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया वो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल इस्लामी। क्या अर्थ था? दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है कौन था? राबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुन्निसा में से वह सम्राट औरंगजेब की जो पुत्री थी तो कौन है? मेहरुन्निसा, क्योंकि बाकी तो उनकी बहनें थीं। औरंगजेब ने साहिबात उस जमानी की उपाधि किसे दी थी? जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। मुगल कालीन प्रशासन देख लेते हैं। मुगल काल में जो प्रशासन के दौरान जिले को किसके नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? वही भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा ट्रेवनियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वो कौन था? मनुची। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में क्या सत्य है ये देख लेते हैं। इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों का मनसब प्रदान किया जाता था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। और ये जो माल शब्द था ये क्या प्रतिनिधित्व करता था? भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था। मुगल सम्राट जिसे तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाने के लिए जाना जाता है? जहांगीर को। मदद मास किसे कहते थे? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऐसी भूमि जो विद्वानों को अनुदान में दी जाती थी। कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। इनका वर्गीकरण होता था। तो दोनों ही बातें सही हैं। बौद्ध सिद्धराज जय सिंह, भोज सिद्धराज जय सिंह, जैनुल आबेदीन तथा अकबर में से वह जिसने राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लिपि लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे वह कौन था? अकबर। मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। मुगल कालीन संगीत और चित्रकला देख लेते हैं। तो मुगल काल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा तथा कालीघाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा तो वह कौन सा था? कालीघाट। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया है? अब्दुस समद ने। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार कौन थे? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। अकबर काल के और जहांगीर काल के जो भी चित्रकार हैं उन्हें आप जरूर याद रखें, क्योंकि पूछता है कि इनमें से जहांगीर के चित्रकार कौन थे या फिर अकबर कालीन चित्रकार कौन है। तो जब आपको पता रहेगा तो आप कूट को अलग कर पाएंगे। मुगल काल में चित्रकला ने उन्नति की किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल या विभिन्न शैलियों को दर्शित करती है चित्रकला की। किशनगढ़ शैली भी चित्रकला ही है। एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी वो कौन सी है? वीणा। और वीणा और कौन बजाता था? समुद्रगुप्त। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित हैं? तो तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। हुमायूं, जहांगीर, अकबर तथा शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वह कौन था? अकबर। और अकबर नगाड़ा भी अच्छा बजाता था। मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं।
गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे कौन है? गुलबदन बेगम। इनकी रचना का क्या नाम है? हुमायूंनामा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसने स्थापित किया था? महामंगा ने। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया है? ताजुल माली ने। सुमेलित हैं हसन निजामी ताजुल मासिर, ख्वांदमीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिन आलमगीरनामा, भीमसेन नुक्शाए दिलकुशा। ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें देख लीजिए। अगर वीडियो बहुत फास्ट है तो आप जो है इसे बार बार सुन सकते हैं। आपस में दोस्तों से पूछ करके याद कीजिए, लेकिन किसी भी तरह याद कीजिए। एक एक सवाल आपको रिजल्ट की तरफ ले जाएंगे। सही सुमेलित हैं आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम, तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण, और इकबालनामा जहांगीरी किसने लिखा है? मुअत्तमद खान ने। अबुल फैज़ल फैज़ी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। ये तुलसी के समकालीन थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान। फिर देखते हैं सुमेलित हैं बाबर, तुजूक बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, अब्बास खां सरवानी, तारीख शेरशाही और निज़ामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी। अनवर सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया था? तो 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा कौन सी थी? फारसी। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे कौन था? राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की है। नेक्स्ट देख लेते हैं मुगल काल में विविध। अब सुमेलित है जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंस आए हैं, अकबर के टाइम पे विलियम फिंच आए हैं, शाहजहां के टाइम ट्रेवेनियर और औरंगजेब के टाइम पे मनुची। आप इनका क्रम याद रखिएगा, कभी कभी शासन ना पूछ करके यात्रियों को दे देगा और कहेगा कि इनके आने का क्रम बताएं। जिससे देखिए सही सुमेलित है हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708 और रॉल्फिस 1585 से 1586। मुस्लिम शासकों का क्रम देख लीजिए। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय। 4 बाहरी आक्रमणकारियों को व्यवस्थित क्रम से देखना है। चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। सत्य कथन है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा तथा जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। सुमेलित करना है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते थे हेमू नाम से। सुमेलित करना है तराइन का दूसरा युद्ध 1192, औरंगजेब की मृत्यु 1707, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और अकबर की मृत्यु 1605 में। सही सुमेलित है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ है? आप जानते हैं अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के, खुसरो का युद्ध जहांगीर के और खानवा का युद्ध बाबर। नेक्स्ट देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। 1556 में अकबर का राज्यरोहण होता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। सुमेलित करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अता अली खान किसका नाम था? तानसेन का। सुमेलित है इक्ता दिल्ली के सुल्तानों से, जागीर मुगल से, अमरम विजयनगर, मुकासा मराठों से। बाबुल मक्का किसे कहते हैं? सूरत को, या मक्का द्वार भी कहते हैं। नवरोज का त्यौहार मुगलों ने किससे लिया था? पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई।
सही सुमेलित है बाबर, जमी मस्जिद या जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा। फिर से देखते हैं, इमारतें हैं और शासक हैं। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। मुगल काल में युद्धों का सही क्रम देख लेते हैं। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। युद्ध सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि युद्ध का क्रम जरूर पूछ रहा है। स्मारक देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली किसने बनवाया? अलाउद्दीन खलजी ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली अगर आ जाए तो औरंगजेब ने। मुगल काल में मौलिम कौन थे? व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाले कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? व्यापारी थे। अब देखते हैं सिख संप्रदाय। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की है? गुरु रामदास ने। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दी थी? रामदास को। सुमेलित है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, कर्पूर सिंह, दल खालसा, गुरु अमरम, मंजी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की, कौन था? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने किया। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है, तो गुरु तेग बहादुर हैं। हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, कहाँ पर है? हेमकुंड। और यह कहाँ है? उत्तराखंड में। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ, कौन है? गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। खालसा पंथ का प्रारंभ हुआ 300 वर्ष पहले। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर किसका मूल नाम था? लच्छन देव का। और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। याद रखिएगा, अंतिम शासक हैं दलीप सिंह। मराठा राज्य और संघ देख लेते हैं। मराठों के उत्कर्ष का क्या कारण है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को कहाँ हराया था? सालाहार के युद्ध में। शिवाजी का जन्म कब हुआ है? 1627 में। वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस समय नगर में कैद थे, वह नगर कौन सा है? आगरा। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ होता है? रामगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कहाँ थी? मराठा प्रशासन में। और अष्टदिग्गज कहाँ थे? कृष्णदेवराय के समय। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह सुमंत कहलाता था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जिसके राज्य संबंध में मतलब राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, वह कौन था? शिवाजी। कथन है राज्य के मामलों में शिवाजी की एक मंत्रिपरिषद थी जिससे वो परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, तो ये बात ठीक नहीं है। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव और माधवराव। सही कालक्रम है संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी। कथन यह है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा के नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई तथा रुक्मणीबाई मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, कौन थी? ताराबाई। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? यह मराठों के भू राजस्व प्रथा थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हो, कौन था? काशीराज पंडित। कौन है? काशीराज पंडित है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच।
गुलाम कादिर रुहेला, नजीम खान, अली मोहम्मद खान तथा हफीज़ रहमत खान में से वह रुहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, कौन था? नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? मराठों के विलेखों में। मुगल साम्राज्य का विघटन देख लेते हैं, और यह प्राचीन और मध्यकाल इतिहास का अंतिम टॉपिक है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण क्या था? मतलब एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह तथा फर्रुखसियर में से वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, कौन था? फर्रुखसियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? यही मोहम्मद शाह था। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, वो कौन था? मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है, कौन है? मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक? चिनकिलीज खां। वह जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र से संबंधित है, उसका नाम कि उसके लेखक कौन है? तो जयपुर के सवाई जय सिंह। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो पॉइंटर है वो समाप्त हुआ। अब आप इसको पूरी तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कुछ भी नया मत पढ़िएगा। करंट जितना हो सके उतना करंट पढ़िए, और जो क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए और बार बार उन्हीं को दोहराइए। इससे आपका समय बचेगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।